नाउ क्लास 10th आज हम पढ़ेंगे हिंदी में विज्ञापन की वो बातें जो ध्यान में रखें तो आपको एग्जाम में मिलेंगे फुल मार्क्स। तो चलिए सीखते हैं विज्ञापन क्या होता है और उसको हम कैसे लिखते हैं। विज्ञापन बच्चों एक ऐसी चीज है जिससे हम अपनी पॉपुलैरिटी को बढ़ा सकते हैं। विज्ञापन बहुत सारे तरीके के होते हैं। सामग्री, विज्ञापन का अर्थ, विज्ञापन के भाग और उदाहरण। जैसे लिखने की जरूरत पूरी करें, रिफिल पेन्स, ये पेन का विज्ञापन है। अब 20% ज्यादा स्याही आ रही है इसके अंदर, तो उन्होंने अपने विज्ञापन में अपने पेन की बहुत अच्छी विशेषताएं लिखते हुए उन्होंने लिख दिया। देखिए पेन का विज्ञापन बहुत ही सुंदर तरीके से लिखा कि लिखने की जरूरत पूरी करे, रियल पेन्स, ये पेन्स लिखने की जरूरत को पूरी कर रहा है। और अब 20% ज्यादा शाही, इसके अंदर 20% ज्यादा शाही आने लगी है। बहुत अच्छी इसकी गिप है, तेज गति है, साफ और सुंदर लिखावट के लिए प्रयोग करें। तो अपनी चीज को, चाहे वो बेकार भी है, अगर आपको बहुत अच्छा रिप्रेजेंटेशन देना है, अपनी उत्पादकता को बहुत अधिक बढ़ाना है, तो ये डिपेंड करता है कि आप विज्ञापन कितना सुंदर तरीके से उसका दे रहे हैं, जिससे लोग आपकी वस्तु के प्रति आकर्षित हो जाएं और उसको खरीदने के लिए उनका मन चाहने लगे। ऐसा विज्ञापन में इतनी सूक्ष्मता और इतनी सुंदरता और उसके लिखने की जो भाषा है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। विज्ञापन लेखन, विज्ञापन शब्द वी प्लस ज्ञापन दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। वी का अर्थ होता है विशेष और ज्ञापन का अर्थ होता है सार्वजनिक सूचना। कि विशेष सार्वजनिक सूचना अगर किसी को देनी है तो विज्ञापन एक माध्यम है जो ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करके वस्तु बेचने का काम करता है। विज्ञापन लेखन के समय हमें निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। जिस वस्तु का विज्ञापन किया जाता है उसका नाम एक से अधिक बार आना चाहिए। लिखावट आकर्षक होनी चाहिए, आकर्षक चित्र का प्रयोग होना चाहिए और विज्ञापित वस्तु के गुणों का उल्लेख जरूर होना चाहिए। उसमें कुछ नयापन होना चाहिए जो दूसरों से भिन्न हो। विज्ञापन के 3 भाग होते हैं: शीर्षक, उपशीर्षक, विषय विस्तार और उपसंहार। जैसे शीर्षक है नटराज, उपशीर्षक है मिटाओ खुद की गलतियां, यानी कि जो गलतियां आपने कर दी वो इसके द्वारा मिटाई जा सकती हैं। विषय विस्तार, ये नटराज का आपको इरेजर का फोटो दिया हुआ है। उपसंहार, उपसंहार यानी किसने इसको बनाया है, गाइड्स बाय एसबी सक्सेना। अब ये देखिए एक उदाहरण और है, जैसे स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से स्वच्छता के प्रति सचेत करने के लिए विज्ञापन उन्होंने दिया। स्वच्छ रहो, स्वस्थ बनो। अगर आप स्वच्छ रहेंगे तो ही स्वस्थ बनेंगे। तो स्वच्छ भारत, स्वच्छ स्वस्थ भारत, तो स्वच्छता की ओर एक और कदम। गंदगी में ही बीमारी पनपती है, उन्होंने रिप्रेजेंट कर दिया स्वच्छता को बहुत सुंदर लाइनों में कि गंदगी में ही बीमारी पनपती है। कचरा कूड़ेदान में ही फेंकें, अपने आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखें, स्वच्छता की ओर एक कदम बढ़ाएं और खुद को अवगत बनाएं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। फॉर एग्जाम्पल, स्मार्ट मोबाइल के विक्रय के लिए विज्ञापन लिखिए। स्मार्ट मोबाइल है आपका, आप उसको बेचना चाहते हैं तो उसकी जितनी भी क्वालिटीज हैं आप अपने विज्ञापन में उसको बहुत अच्छी तरीके से लिखें। जैसे स्मार्ट मोबाइल की दुनिया में विस्फोट 18 पिक्सल का है, 64 GB रैम है इसकी, 256 GB मेमोरी और 24 घंटे दुनिया आपकी मुट्ठी में आ जाएगी, मुट्ठी में। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क कीजिए 9199999999, जो भी आपका नंबर है। नटराज पेंसिल के विक्रय के लिए, अगर आपको पेंसिल नटराज का विक्रय करना है तो हमने लिख दिया जो मेन वो है आपका कि नटराज पेंसिल्स कैसी हैं, सस्ती, सुंदर और लंबे समय तक चलने वाली, बनाए आपके कार्य को स्वच्छ और सुंदर। नटराज पेंसिल हैं, जिसके पास है करे उस पर सब नाज। कितना अच्छा उन्होंने इसको बना दिया है, पढ़कर ही लग रहा है यार नटराज पेंसिल तो हम जरूर यूज करेंगे। इस तरीके से ही आप अपने विज्ञापन को अच्छा और सुंदर बना सकते हैं। ईंधन को बचाने के लिए विज्ञापन लिखिए। जैसे ईंधन बचाएं, ईंधन बचाएं, ईंधन की बचत यानी
ईंधन की बचत से क्या क्या कर सकते हैं? पैसे की बचत, पर्यावरण की बचत, ईंधन बचाएं, जिम्मेदारी निभाएं। घर की पुरानी पुस्तकों को बेचने के लिए विज्ञापन, वस्तुओं को, घर के पुराने सामानों में नए सामान, फ्रिज, टीवी, सोफा सेट, कूलर आदि अन्य घरेलू सामान बेचना है। इच्छुक खरीदार स्वयं ही संपर्क करें। पता: घनश्याम दास, 33B, मोहन नगर कॉलोनी, कैखे नगर, मतलब कोई भी आपके जो नगर का नाम है, दूरवास अपना मोबाइल नंबर। तो विज्ञापन बच्चों, आपने क्या समझा कि आज के युग में का विज्ञापनों का सर्व सिद्ध है। जूते चप्पल से लेकर टाई रुमाल तक हर चीज विज्ञापित होती जा रही है। लिपस्टिक, पाउडर, नेल पॉलिश, माथे की बिंदिया विज्ञापनों का विषय है। नमक जैसी आम इस्तेमाल की चीजें भी विज्ञापनों से अछूती नहीं रही। बाजार में बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और विज्ञापनों के बढ़ते हुए प्रभाव को लेकर तरह तरह की आशंकाएं उपभोक्ताओं में हैं। परंतु सिक्के का दूसरा पहलू भी है। विज्ञापन अपने छोटी सी संरचना में बहुत कुछ समाये होते हैं। वह बहुत कम बोलकर भी बहुत कुछ कह जाते हैं। यदि विज्ञापनों के इस गुण और ताकत को हम समझने लगे तो अधिकांश विज्ञापन हमारे सामने कोई आक्रमणकारी अस्त्र से न रहकर कला के श्रेष्ठ नमूने बनकर उभरेंगे। विज्ञापन क्यों? आज विज्ञापन हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। सुबह आँख खुलते ही चाय की चुस्की के साथ अखबार में सबसे पहले नजर विज्ञापन पर ही जाती है। घर के बाहर पैर रखते ही हम विज्ञापन की दुनिया में घिर जाते हैं। चाय की दुकान से लेकर वाहनों और दीवारों तक हर जगह विज्ञापन ही विज्ञापन दिखाई देते हैं। किसी भी तथ्य को यदि बार बार लगातार दोहराया जाए तो वह सत्य प्रतीत होने लगता है। यह विचार ही विज्ञापनों का आधारभूत तत्व है। विज्ञापन जानकारी भी प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए, कोई भी वस्तु जब बाजार में आती है, उसके रूप, रंग, संरचना और गुण की जानकारी विज्ञापनों के माध्यम से ही मिलती है, जिसके कारण ही उपभोक्ता को सही और गलत की पहचान होती है। इसलिए विज्ञापन हमारे लिए जरूरी है। जहाँ पर उपभोक्ता वस्तुओं का सवाल है, विज्ञापनों का मूल उद्देश्य ग्राहकों के अवचेतन मन पर छाप छोड़ जाना है और विज्ञापन इसमें सफल भी होते हैं। ये कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाने का काम करते हैं। विज्ञापन रचना प्रक्रिया: विज्ञापन तैयार करने से पहले उद्यमी के दिमाग में यह बात स्पष्ट होती है कि उसका उपभोक्ता कौन है और अपने विज्ञापनों में उद्यमी विज्ञापन एजेंसी उपभोक्ता समूह को संबोधित करती है। उस समूह की रुचि, आदतों और महत्वाकांक्षाओं को लक्ष्य करके ही विज्ञापन की भाषा, चित्र, अखबार, पत्रिकाओं, संप्रेषण माध्यमों का चुनाव किया जाता है। उदाहरण: यदि कोई उद्यमी महिलाओं के लिए कोई वस्तु तैयार कर रहा है तो उसकी शैली निम्न बातों के आधार पर निर्धारित होगी। उपभोक्ता समूह: महिलाएं, आर्थिक मध्यम, निम्न और उच्च, शैक्षिक स्तर साधारण और उच्च। अपनी सलोनी त्वचा के लिए मैं कोई ऐसी वैसी क्रीम इस्तेमाल नहीं करती। अब ये पंक्ति अधिक साधारण है परंतु उसमें कई छिपे अर्थ निहित हैं। अपनी सलोनी त्वचा के माध्यम से बेहतर दिखने की महत्वाकांक्षा को उभारा गया है, जबकि ऐसी वैसी शब्द से वह उत्पन्न करता है कि सस्ती क्रीम निश्चय ही त्वचा के लिए हानिकारक होंगी। यदि वस्तु के खरीदार मध्यम श्रेणी की महिलाएं हैं तो विज्ञापन फुसफुसाएगा, जिसका था आपको इंतजार, एक क्रीम जो आपकी त्वचा को कमनीय बनाए। आपके पति आपको देखते ही रह जाएं। अगर आप ऐसा उस क्रीम के साथ लगा देंगे तो सब लोग आपकी क्रीम को सोचेंगे, यार एक बार तो इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ऐसी अखबार के विज्ञापन ग्राहकों के लिए एक विस्तृत श्रृंखला के लिए आपके व्यापार को बढ़ाकर सकते हैं। व्यक्तिगत लिस्टेड एक विशिष्ट अनुभाग में विषय शीर्षकों के तहत कर रहे हैं, जबकि प्रदर्शन विज्ञापन कागज भर में ही रखा जाता है। के लिए आप सबसे अच्छा परिणाम देता है कि मिल सकता है। पत्रिका एक विशेषज्ञ पत्रिका में विज्ञापन जल्दी आसानी से अपने लक्ष्य बाजार तक पहुंचा सकता है।
को अपने संभावित ग्राहकों के लिए उसके अवकाश पर पत्रिकाओं को पढ़ने और ध्यान आकर्षित करने के लिए विज्ञापन कई मौके देती है। लंबे समय तक के लिए उन्हें रखने के लिए करते हैं। अपने उत्पादकों के रंग में प्रदर्शित करने के लिए जरूरत है कि वह एक पत्रिका में चमकदार विज्ञापन आदर्श हो सकते हैं। वे आमतौर पर महंगे होते हैं। हालांकि पत्रिका आमतौर पर इस तरह के विशिष्ट शहर के रूप में एक छोटे से क्षेत्र की सेवा नहीं करते। अपने लक्ष्य बाजार संचालन का केवल एक छोटा सा प्रतिशत होते हैं, तो विज्ञापन लागत प्रभावी नहीं हो पाती। रेडियो पर विज्ञापन अपनी लक्षित दर्शकों तक पहुंचाने के लिए एक शानदार तरीका है। अपने लक्ष्य बाजार एक विशेष स्टेशन पर सुनता है तो नियमित रूप से विज्ञापन के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित कर सकते हैं। हालांकि ध्वनि की अपनी सीमाएं होती हैं। श्रोताओं के लिए मुश्किल भी है कि वह सुना है और कभी कभी रेडियो पर विज्ञापन का प्रभाव खो दिया। क्या याद करने के लिए मिल सकता है? काफी आपकी लागत बढ़ सकती है। जो इस पर काबू पाने के लिए सबसे अच्छा तरीका नियमित रूप से अपने संदेश दोहराना है। अतः आप नियमित रूप से अपने विज्ञापन खेलने का जोखिम नहीं उठा सकते, तो आप रेडियो विज्ञापन मजबूत परिणाम उत्पन्न नहीं कर सकता कि मिल सकता है। दूरदर्शन टेलीविजन एक व्यापक पहुंच है और आप एक बड़े क्षेत्र में एक बड़े व्यापार को पूरा अगर इस तरह के विज्ञापन के आदर्श हैं। ये विज्ञापनों आपसे खरीदने के लिए ग्राहक को मनाने की दृष्टि, ध्वनि, आंदोलन और रंग का फायदा है। आप अपने उत्पाद की सेवा कैसे काम कर सकता है प्रदर्शित करने की जरूरत है, अगर वे विशेष रूप से उपयोगी हैं। दिखाई देता है जिसमें समय स्लॉट भिन्न है। निर्देशिका सूची, व्यवसायों का नाम या श्रेणी जैसे फोन नंबर। निर्देशिका के स्पंद में उन ग्राहकों को अक्सर पहले से ही खरीदने के लिए उनके मन में बनाया जाता है। वे अभी से खरीदने के लिए जो तय की जरूरत है। छापा निर्देशिकाओं से अधिक ऑनलाइन निर्देशिका का बड़ा लाभ यह है कि आप अपने व्यवसाय के नाम, पता, टेलीफोन नंबर बदलते हैं तो आप आसानी से निर्देशिका में तारीख करने के लिए इसे रख सकते हैं। तुम भी नई सेवाओं या अपने व्यवसाय के लिए जानकारी जोड़ सकते हो। अपने लक्ष्य बाजार, प्रिंट, ऑनलाइन निर्देशिका का प्रयोग कर सकते हैं। यह दोनों में विज्ञापित करने के लिए उपयोगी होता है। होल्डिंग सड़क मार्ग की ओर संकेत होता है। बसों, टैक्सियों, बसों पर खेल स्टेडियम या पोस्टर पर होल्डिंग बड़े होल्डिंग का एक प्रभाव के साथ अपने संदेश में प्राप्त कर सकते हैं। वे बड़े काम के लिए यात्रा के रूप में ग्राहकों को हर दिन अपने बिलबोर्ड गुजरती है, तो आप उन्हें एक उत्पाद खरीदना चाहते हैं कि उन्हें लगता है कि पहले व्यापार होने की संभावना है। होल्डिंग की भी सबसे बड़ी आमतौर पर जानकारी का एक सीमित मात्रा में होते हैं, अन्यथा वे पढ़ने के लिए भी मुश्किल हो जाता है। अपनी वेबसाइट के पते सहित यह आसान ग्राहकों का पालन करें और अपने व्यापार के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए बनता है। डायरेक्टरेट मेल और कैटलॉग और पत्रक। डायरेक्टर मेल सीधे ग्राहकों के लिए लिखने का मतलब अधिक सटीक, अपने मौलिक सूची या वितरण क्षेत्र, अपने लक्ष्य बाजार की अधिक आप तक पहुंच जाएगा। आप अपने दर्शकों का चयन करें और अपने व्यवसाय के अनुरूप करने के लिए समय की योजना कर सकते हैं। के रूप में एक प्रत्यक्ष मेल दृष्टिकोण अधिक व्यक्तिगत है। प्रत्यक्ष मेल के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। कैटलॉग, पोस्टर और पुस्तिकाएं भी अपने लक्षित क्षेत्र के लिए वितरित किए जा सकते हैं। बारे में अधिक जानकारी देने के लिए एक शानदार तरीका है। ऑनलाइन इंटरनेट पर विज्ञापन के लिए नए ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए एक लागत प्रभावी तरीका हो सकता है। आप एक कम कीमत पर भी एक व्यावसायिक दर्शकों तक पहुंच सकते हैं। नए ग्राहकों से खरीदने के लिए जिसे तय करने से पहले ऑनलाइन कारोबार अनुसंधान। यह अच्छी तरह से डिजाइन वेबसाइट तुमसे खरीदने के लिए ग्राहकों को लुभाना
कर सकते हैं। ऑनलाइन कारोबार करने के बारे में अधिक जानें। अपने व्यापार के ऑनलाइन विज्ञापन करने के लिए अन्य तरीके हैं। आप सामाजिक मीडिया साइटों, ब्लॉग बॉक्स, खोज इंजन, अन्य वेबसाइटों के लिए अपने लक्षित दर्शकों का दौरा कर उत्पादों और सेवाओं को बढ़ावा देना सकते हैं। सामाजिक मीडिया के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। उपभोक्ता व्यवहार पर विज्ञापन और संवर्धन का प्रभाव, जागरूकता बढ़ी। विज्ञापन और प्रचार के लिए उपभोक्ताओं को एक खबर समारोह प्रदान करते हैं। विज्ञापनों और प्रचार के लिए उपभोक्ताओं को एक खबर समारोह प्रदान करते हैं। विज्ञापनों के दर्शक वे खबर में घटनाओं के बारे में जानने के लिए बहुत पसंद करते हैं। अन्य उत्पादों उन्हें उपलब्ध सेवाओं के बारे में जानने के लिए यह जानकारी समारोह एक तटस्थ भूमिका है। यह उपभोक्ताओं के अनुमोदन या स्वीकृति के बिना तथ्यों को प्रदान करता है। इस स्तर पर ग्राहक सुविधाओं का विश्लेषण या सेवा की विशेषताओं को देखने के लिए जब उपभोक्ताओं को विज्ञापन के लिए एक तर्कसंगत प्रतिक्रिया है। यह प्रतिक्रिया भेंट के सभी कार्यात्मक पहलुओं के तात्विक लिस्टिंग पर केंद्रित होती हैं। भावात्मक भी है और बौद्धिक प्रतिक्रिया भी है। ग्राहकों को लाभ तोड़ना है। वे विज्ञापन और संवर्धन के साथ भावात्मक रूप से भी सम्मिलित हो जाते हैं। उपभोक्ताओं को उत्पाद या सेवा उन्हें खुश करना, उनके जीवन में सुधार, उन्हें खुशी दे सकते हैं। तरीकों की पहचान उपभोक्ता प्रतिक्रिया का एक हिस्सा तर्कहीन और उत्पाद प्राप्त करने के आवेग खरीदने की प्रशंसा बढ़ जाती है। अनुस्मारक दोहराया विज्ञापन संदेश उपभोक्ता व्यवहार को प्रभावित करना, इसकी पुनरावृत्ति करना उपभोक्ताओं के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है। अनुस्मारक से उपजी है कि व्यवहार में यह उपभोक्ता के लिए करना सूची पर किया गया था के रूप में, यदि अचानक खरीदारी जबकि एक उत्पाद की सोच रहे हैं और खरीदने के लिए एक निर्णय लेने में शामिल हैं। वफादारी और अलगाव की पदोन्नति। उपभोक्ता व्यापार उत्पाद अपनी विज्ञापित लाभ पर भी निर्भर करता है। कितनी अच्छी चीज पर निर्भर करता है। वफादारी और अलगाव की भावना के बीच विभाजन और कारपोरेट व्यवहार तरह के घोटालों और दान के रूप में भी अलगाव की भावना निष्ठा प्रतिक्रियाओं को प्रभावित करते हैं। उपभोक्ता इस विकल्प बनाती है कि एक बार विज्ञापन और संवर्धन की क्रीम आपकी पहुंच में है। ये ख्याल में रखकर कि अधिकांश निम्न मध्यम वर्ग की महिलाएं घर में ही होती हैं, पति का उल्लेख भी है। यदि उपभोक्ता निम्न आर्थिक वर्ग का हो तो विज्ञापन कुछ यूं बात करेगा, ये सस्ती और श्रेष्ठ है, इसलिए तो राधा माया बसंती भी इसे इस्तेमाल करती हैं। लोग सस्ता माल चाहते हैं, घटिया माल कदापि नहीं। अतः श्रेष्ठ बताकर यह प्रकट किया जाता है कि ये एक ऐसी वैसी नहीं है। राधा माया बसंती इत्यादि नामों का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए किया जाता है कि ये अन्य लोगों से इसको इस्तेमाल कर चुके हैं, यानी कि अपनाई गई है और स्वीकृत वस्तु है। विजुअल्स चित्रांकन भाषा या भाषा शैली नहीं अपितु विजुअल्स और चित्रांकन ही विज्ञापन का महत्वपूर्ण अंग है। ये चित्र और ग्राफिक्स इत्यादि भाषा के प्रभाव को और भी प्रबलता प्रदान करते हैं। यह भी उपभोक्ता समूह को मद्देनजर रखकर ही तैयार किए जाते हैं। उदाहरण स्वरूप यदि कॉलेज के विद्यार्थियों के लिए कोई वस्तु तैयार की गई है तो चुस्त युवक युवतियों का समूह विज्ञापन में दर्शाया जाएगा, या फिर एक खूबसूरत युवती को निहारते हुए युवक दिखाए जाएंगे और स्लोगन धीमे से फुसफुसाएगा आपके कानों में। जिसने भी देखा देखता ही रह गया। एक युवक बाइक पर सवार, उसे देखकर मुक्त नव यौवन कन्याएं। विज्ञापन की काफी कहेगी, राजेश कॉलेज का हीरा है। अब और कुछ कहा नहीं जा सकता, परंतु ये सुझाया जा सकता है कि बाइक महाविद्यालय में लोकप्रियता बढ़ाती है। एक मशीनी चीता तेज रफ्तार से दौड़ता हुआ आता है, उस पर बैठा व्यक्ति उसको नियंत्रित करता है। जो झुकाव है इस तरफ चीता रफ्तार का प्रतीक है, यानी ये बाइक तेज रफ्तार से दौड़ सकती है। मशीनरी चीते की जटिलता
उस उच्च तकनीक को प्रकट करती है जिसके माध्यम से बाइक तैयार की गई है। चीता शक्ति का प्रतीक है, अतः मनुष्य की परिस्थितियों को नियंत्रित करने की इच्छा को उभारता है। सुझाव है कि शक्तिशाली बाइक को नियंत्रित करने वाला युवक अपने पौरुष का अभिव्यक्त करता है। अब आप समझ सकते हैं कि भाषा और चित्रों की गठबंधन उपभोक्ता को कितना गहरा असर डालती है। ये चीते की जब अपने बाइक से कर दिया तो उन्हें लगा यार चीते के बराबर ये बाइक उतना मजबूत है। ये श्रोताओं के मन में दबी छुपी इच्छाओं को उभारते हैं। यही कारण है कि उपभोक्ता जब वस्तु खरीदने जाता है तब उसे पैकिंग में लिपटा माल नहीं दिखता, अपितु उसकी प्रस्तुत इच्छाओं की पूर्ति भी करता है। कोई महिला जब लक्स साबुन खरीदती है तो वे सिर्फ स्नान करने के लिए साबुन क्रय नहीं करती, अपितु फिल्म अभिनेत्रियों को सौंदर्य पाने की आकांक्षा रखती है, उसकी कीमत भी अदा करती है। काउनिंग ग्लोरी की डिम्पल या सिंथॉल के साथ विनोद खन्ना भी इसकी आकांक्षा को उभारने का साधन है। इस तरह एक छोटा सा विज्ञापन बहुत बड़ी ताकत अपने आप में छिपाए होता है। यह एक लक्ष्य को निर्धारित कर शुरू होता है और चुपके से अपनी बात कह जाता है। विज्ञापन का मूल उद्देश्य किसी वस्तु विशेष को क्रय करने का सुझाव देना है। विज्ञापन कभी सिर पर चोट नहीं करता, वह तो हमारी पीठ में कौनी मारता है। यह भाषा शैली, ध्वनि, चित्र, प्रकाश के माध्यम से हमारी अवचेतनाओं से बतियाता है। विज्ञापन सुझाव ऐसा देता है, मैं सिंथॉल इस्तेमाल करती हूँ, आप क्या करते हैं? हमको बेनीज मांगता है, आपको क्या मांगता है? पहना ही लेना, जल्दी कीजिए, सिर्फ इस तारीख तक, कोई भी चलेगा, मत कहिए, मांगिए। आप कहते हैं साबुन दीजिए, दुकानदार कौन सा चाहिए बहन जी? बस यही वक्त है, अब आपके पास अवचेतन में पड़े विज्ञापन आपका खेल खेलते हैं। वे कहते हैं कोई भी चलेगा, मत कहिए, जो वो विज्ञापन में कह रहे हैं वही मांगिए। मैं सिंथॉल इस्तेमाल करता हूँ, विनोद खन्ना। परसों से फिल्म अभिनेत्रियां लक्स इस्तेमाल करती हैं, जो विज्ञापन आपके प्रस्तुत इच्छाओं को पूरा करता है वह बाजी मार जाता है। संप्रेषण की कला, यह स्पष्ट है कि विज्ञापन प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात करता है। वह कभी हास्य के माध्यम से भी और कभी लय के माध्यम से, कभी कभी भय उत्पन्न करके भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। विज्ञापन की कलात्मकता और सृजनात्मकता इस बात में निहित है कि यह परिस्थितियों को नए तरीके से देखने का कोशिश करता है। जिस तरह एक कवि अपने प्रतिबिंबों के माध्यम से अपनी भावनाओं को व्यक्त करता है, उसी प्रकार विज्ञापन भी प्रतीकात्मक रूप से मानवीय इच्छाओं और भावनाओं और कामनाओं को स्पर्श करता है। टीवी विज्ञापन, टीवी विज्ञापन या टीवी कमर्शियल, जिसे अक्सर बस कमर्शियल या विज्ञापन एड या एड फिल्म कहा जाता है, संदेश पहुंचाने वाले किसी संगठन द्वारा किए गए भुगतान के तहत उसके लिए निर्मित टीवी कार्यक्रम का एक विविध रूप है। विज्ञापन से प्राप्त होने वाला राजस्व अधिकांश निजी स्वामित्व वाले टीवी नेटवर्कों के लिए वित्त पोषण के बहुत बड़े हिस्से का निर्माण करता है। आजकल के अधिकांश टीवी विज्ञापनों में संक्षिप्त विज्ञापन अंश शामिल होते हैं। इमोशनल टीवी के इस्तेमाल से आरंभ से ही इसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तरह तरह की उत्पादकता, सेवा, विचारों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। विज्ञापन देखने वाली जनता वाणिज्य विज्ञापनों का काफी सफल और व्यापक असर पड़ा है। संयुक्त राज्य अमेरिका सहित कई देशों में टीवी अभियान विज्ञापनों को राजनीतिक अभियान के लिए अपारता माना जाता है। फ्रांस जैसे अन्य देशों में भी टीवी पर राजनीतिक विज्ञापन पर भारी प्रतिबंध है और कुछ देशों में नॉर्वे में इस तरह से पूरी प्रतिबंध है। इतिहास, प्रथम टीवी विज्ञापन का प्रसारण 1 जुलाई 1941 को संयुक्त राज्य अमेरिका में किया गया था। घड़ी साच बुलावो के ब्रुकलिन डॉक्स और फिलाडेल्फिया फ्लेजिंग के बीच एक बेसबॉल खेलने से पहले न्यूयॉर्क स्टेशन WNVT पर एक विज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए $9 का भुगतान किया गया था। 10 सेकंड वाले एक स्पॉट में संयुक्त राज्य अमेरिका ने एक नक्शे पर रखी एक दीवार घड़ी की तस्वीर दिखाई गई थी, जिसके साथ अमेरिका रूज ऑन बुलावा टाइम की आवाज गूंजी थी। यूके में प्रथम टीवी विज्ञापन का प्रसारण 21 सितंबर 1955 को ITV पर किया गया था, जिसमें गिब्स
एस और टूथपेस्ट का विज्ञापन दिया गया था। 1990 के दशक में आरंभिक दौर तक टीवी विज्ञापन का खर्च केवल महत्वपूर्ण निवेश करने के इच्छुक बड़ी कंपनियां ही उठा सकती थीं। लेकिन डेस्कटॉप वीडियो के आगमन के कई छोटे और स्थानीय कारोबारियों को स्थानीय केबल टीवी सेवाओं पर टीवी विज्ञापन का प्रसारण करने का अवसर प्रदान किया। अभिलक्षण कई टीवी विज्ञापनों में आकर्षक झंझकार गीत और धुन पर आकर्षक वाक्यांश दिखाई देते हैं जो अनवरत विचार पैदा करते हैं। तो टीवी दर्शकों के मन में विज्ञापन अभियान के खत्म होने के बाद भी कायम रह जाते हैं। इन विज्ञापनों, झंझकारों, आकर्षक वाक्यांशों में कुछ का उनके जीवन पर ग्रहण किए हो सकते हैं जो परिहास और रिप्स पर जन्म देते हैं, जो फिल्मों और टीवी शो, मैगजीन, हास्य पुस्तकों और साहित्यों में दिखाई कहा जा सकता है। इस दीर्घास्ती विज्ञापन तत्वों ने आम लोगों की पॉप संगति के इतिहास में एक जगह बना ली है। गुड लाइक सीक्रेट शुड, हिंदी अनुवाद, विस्टन का स्वाद उतना ही बेहतर है जितना एक सीक्रेट का होना चाहिए। विज्ञापन अभियान के समाप्त होने के बाद भी लगभग 2 दशकों तक इस आकर्षक बातचीत पर इसके प्रत्येक संदर्भों में भिन्न रूप दिखाई देते रहे। एक और व्याख्यान वेट्स द वीव, हिंदी अनुवाद, गोमांस कहाँ है, जो इतना लोकप्रिय हुआ है कि इसका इस्तेमाल वॉटल मॉडल ने भी किया। 1984 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में कर डाला। इसके अलावा इसका इस्तेमाल एक और लोकप्रिय आकर्षक वाक्यांश आई हैव फलन एंड आई कॉन्ट गेट अप, हिंदी अनुवाद में गिर गया हूं और मैं नहीं उठ सकता, जो अभी कभी कभी दिखाई देता है, जबकि इसका इस्तेमाल पहली बार आज से लगभग 2 दशक पहले किया गया था। कुछ विज्ञापन एजेंसी अधिकारियों ने एक से अधिक स्थायी नारों को जन्म दिया कि मेरी वेल्स लॉरेंस, जिन्हें कुछ ऐसे मजदूर नारों को जन्म देने का श्रेय प्राप्त है जिसका इस्तेमाल आज भी किया जाता है, जैसे रेंज योर हैंड इफ यू आर श्योर, हिंदी अनुवाद, अगर आपको यकीन है तो आपका हाथ उठाएं। आई लव न्यूयॉर्क, मुझे न्यूयॉर्क बहुत पसंद है। ट्रस्ट द मिडाल्स, टच मिडाल्स के स्पर्श वाली कहानी पर यकीन करें। विज्ञापन एजेंसी अपने रचनात्मक विपणन अभियानों में एक माध्यम के रूप में अक्सर हास्य का इस्तेमाल करती हैं। वास्तव में कई मनोवैज्ञानिक अध्ययनों ने हास्य के प्रभावों को सशक्त विज्ञापन अन्वयों से उनके संदर्भ का प्रदर्शन करने का प्रयास किया है। चित्र एक एनिमेटेड टीवी विज्ञापन। विज्ञापनों में अक्सर एनिमेशन का इस्तेमाल किया जाता है। हाथ से बने पारंपरिक एनिमेशन से कंप्यूटर एनिमेशन की तस्वीरों में अंतर हो सकता है। एनिमेटेड पात्रों का इस्तेमाल करने से विज्ञापन में कुछ और आकर्षक पैदा हो सकता है, जिसे कलाकारों केवल उत्पादों के प्रदर्शन से प्राप्त करना मुश्किल है। फैशन जगत में होने वाले परिवर्तनों से संबंधित विज्ञापनों में एनिमेशन सफल साबित हुए हैं। इसलिए एनिमेटेड विज्ञापन या ऐसे विज्ञापनों की एक श्रृंखला कई दृष्टांतों में कई दशक तक काफी लंबे समय तक चलते सकते हैं। उल्लेखनीय उदाहरणों में केलॉग्स अनाजों के लिए विज्ञापनों की श्रृंखला शामिल है, जिसमें स्नैप, कैरकल एंड पॉप और टॉम द टाइगर ने भी अभिनय किया है। एनिमेशन में भी अक्सर वास्तविक कलाकारों को प्रस्तुत किया जा सकता है और एनिमेटेड विज्ञापन स्थायी लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। इसको यादगार रूप से सूची में शीर्ष स्थान प्राप्त करने के लिए विज्ञापनों को किया जाता है। अन्य देशशाही विज्ञापन अभियान लोगों को आश्चर्य के माध्यम या दर्शक को चक्कर में डालकर भी आकर्षित करते हैं, जैसे
एंडाइजर बन्नी विज्ञापन श्रृंखला। इसकी शुरुआत 1980 के दशक में अंतिम दौर में एक साधारण तुलना में विज्ञापन के रूप में हुई थी, जहां बैटरी से चलने वाले खरगोशों से भरे हुए एक कमरे में उन्हें अपना अपना ड्रम बजाते हुए देखा गया था, जिसमें एंडाइजर बैटरी वाले खरगोश छोड़कर बाकी सब खरगोश धीमे धीमे चले गए थे। सालों बाद भी यह लाभदायक विज्ञापन के एक संशोधित संक्रमण ने एंजायर खरगोश था, जो चरणों को पार करते हुए आगे बढ़ता जा रहा था। एनाउंसर के अनुसार वह चलता ही जा रहा था। इसके बाद एक और विज्ञापन दिखाई दिया। दर्शक इस बात से अनजान थे कि परवर्ती विज्ञापन असल में अन्य जाने माने विज्ञापनों का एक नकल था। जब तक एंडाइजर खरगोश का अचानक आगमन नहीं हुआ तो एनाउंसर कह रहा था, अभी भी चलता जा रहा है। एनर्जाइजर बैटरी कंपनी इस बात पर जोर देने का तरीका ही उसकी बैटरी अन्य प्रमुख बैटरी की तुलना में अधिक समय तक चलती है। यह विज्ञापन का अभियान लगभग 15 साल तक चलता रहा। खुद दूसरों के लिए भी एक कोर्स लाइट ईयर विज्ञापन के माध्यम से मोशन पिक्चर में और यहाँ तक कि गीगो इंश्योरेंस के वर्तमान विज्ञापनों में भी एनर्जाइजर बन्नी श्रृंखला की नकल की गई। दुनिया भर के टीवी विज्ञापन टीवी कार्यक्रमों के बीच में दिखते हैं, लेकिन वे अंतरालों पर भी उसमें हस्तक्षेप करते हैं। स्क्रीनिंग विज्ञापनों के इस तरीके का मकसद दर्शक के ध्यान को आकर्षित करना होता है, जो दर्शकों का ध्यान टीवी कार्यक्रम पर बनाए रखते हैं ताकि चैनल को बदलने की उनकी इच्छा न हो। उसके बजाय वे कार्यक्रम के अगले खंड का इंतजार करते विज्ञापनों को देखेंगे। हालांकि रिमोट कंट्रोल से अब दर्शक आसानी से विज्ञापनों के अनुकूल बना लेते हैं, जिसके लिए उन्हें विज्ञापन आने के समय सिर्फ आवाज को बंद करना या यहाँ तक कि चैनल को बदल देना होता है। इसके अलावा लोग कार्यक्रम के चालू होने का इंतजार करते वक्त विज्ञापनों के दौर और दूसरे कामों में लग जाते हैं। इसके अतिरिक्त टीवी रिकॉर्डिंग तंत्रों जैसे टीवी की मदद इस दशक में टीवी कार्यक्रम के दौरान विज्ञापनों को पूरी तरह से छोड़ दिया जाता है। पूरा उपयोग पूरी तरह से इस काम पर अपना नजर दिखाए रहता है। विज्ञापनों के प्रति इतनी रुचि बढ़ती जाती है कि विज्ञापनों को बेसब्री से इंतजार करने लगे। नीलसन रेटिंग सिस्टम यह पता लगाने के लिए स्टेशनों के बीच एक तरीके से रूप में मौजूद हैं कि उनके टीवी कार्यक्रम कितने सफल हैं, ताकि वे फैसला कर सकें कि अपने विज्ञापनों के लिए उन्हें विज्ञापनों से किस दर से शुल्क वसूल करना चाहिए। कार्यक्रम का कुछ समय विज्ञापनों के प्रसारण में चला जाता है। कमर्शियल ब्रेक भी अब अधिक लंबे हो गए हैं। 1960 के दशक में लगभग 1 घंटे चलने वाला एक अमेरिकी कार्यक्रम विज्ञापनों को छोड़कर 51 मिनट तक चलता था। आजकल इसी तरह का एक कार्यक्रम केवल 42 मिनट तक ही चलता है। 30 मिनट वाले एक समय खंड में अब कार्यक्रम के बीच में 22 मिनट ही मिलते हैं और 6 मिनट राष्ट्रीय विज्ञापन और 2 मिनट स्थानीय विज्ञापन के बीच आता है। यहाँ तक कि कुछ नेटवर्क में 18 मिनट का एक कार्यक्रम 12 मिनट वाला एक विज्ञापन का विभाजन इस्तेमाल करके, उदाहरण के तौर पर 1960 के दशक के मध्य में आरंभिक दौर में 101 मिनट चलने वाली फिल्म दी विज़ार्ड ऑफ ओज के टीवी प्रसारण में विज्ञापनों के साथ 2 घंटे लगते थे। आजकल उसी फिल्म का प्रसारण सहित 2 घंटे 15 मिनट तक चलेगा। दूसरे शब्दों में 10 घंटों की अवधि में अमेरिकी दर्शक लगभग 3 घंटे विज्ञापन देखेंगे, जो कि 1960 के दशक की तुलना में 2 गुना हो गया है। इसके अलावा अगर 1960 के दशक में किसी कार्यक्रम में आज फिर से चलाया जाए तो अतिरिक्त विज्ञापनों के लिए जगह बनाने के लिए विषय सामग्री को संपादित या उसके काट-छांट कर दिया जाता है। अभी हाल के ही वर्षों में इसकी लंबाई बढ़कर औसत 2 मिनट हो गई है। 1950 और 1960 के दशकों में विज्ञापन की औसत लंबाई 1 मिनट की होती थी। समय बीतने के साथ साथ औसत लंबाई घटकर 30 सेकंड हो गई है और अक्सर विज्ञापन 10 सेकंड जो जीटीवी स्टेशन के विज्ञापन की खरीदारी पर निर्भर करता है, लेकिन उसमें ज्यादातर विज्ञापनों को अब ब्रेक के दौरान दिखाया जाता है, जबकि 60 के दशक में प्रत्येक ब्रेक के दौरान केवल 1 या 2 विज्ञापनों को दिखाया जाता था। बहरहाल आजकल ज्यादा विज्ञापन 15 सेकंड से ज्यादा चलते हैं, जिन्हें अक्सर हुक कहा जाता है।
प्रतिबंध 2 जनवरी 1971 से अमेरिकी टीवी पर होने वाले सिगरेट के विज्ञानों पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। शराब उत्पादकों के विज्ञानों की अनुमति नहीं थी। केवल टीवी विज्ञानों में किसी भी शराब उत्पाद के सेवन की अनुमति नहीं थी। 1990 के दशक के अंतिम दौर से टीवी विज्ञापनों में अधिक से अधिक विविध रूप के धारण कर लिया। जो घरेलू उत्पाद खाद्य पदार्थ नए नहीं रह गए हैं, उनका अब आम तौर पर विज्ञापन नहीं दिया जा सकता, जैसे कि 20वीं सदी के अंतिम दौर के मध्य में होता था। चेतन संदेशों पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि कई देशों में सिगरेट के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। विज्ञापन अभी भी रेस इवेंट के प्रसारण से प्रकट हो सकता है। टीवी कार्यक्रमों को किसी हार्ड ड्राइव में रिकॉर्ड करने की अनुमति देने वाले ईवो जैसे डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर, जिसे डिजिटल टीवी रिकॉर्ड और DTR के नाम से भी कहा जाता है, और स्कॉट डिस्क नेटवर्क और एट्रोमैक्स जैसी सेवाओं में शुरू करने के दशकों को रिकॉर्ड किए गए कार्यक्रमों के विज्ञापनों को आगे बढ़ने और अपने आप को छोड़कर आगे निकलने में सक्षम बना दिया है। अक्सर इस तरह की अटकलें लगाई जाती हैं कि टीवी विज्ञापनों को डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर से खतरा है, क्योंकि इसकी मदद से दर्शक उन्हें ना देखने का विकल्प चुन सकते हैं। हालांकि यूके में ये सबक पता चल चुका है कि अब तक कोई भी मामला सामने नहीं आया है। चलता है कि किसी भी घर में DTR आने से उस परिवार के 70% ज्यादा टीवी देखते हैं। उसके द्वारा देखे जाने वाले कार्यक्रमों में 82% कार्यक्रमों को सामान्य रूप से एक रैखिक रूप से विज्ञापनों को आगे बढ़ाया बिना टीवी का प्रसारण होता है। देखे जाने वाले समय स्थानांतरित, जिन्हें लाइव प्रसारण के रूप में नहीं देखे जा सकते हैं। टीवी कार्यक्रमों में से 18% के दर्शक अब भी सामान्य गति से 30% विज्ञापनों को देखते हैं। कुल मिलाकर DCR आने से अतिरिक्त समय तक टीवी देखने के परिणाम स्वरूप दर्शक DTR के आने से पहले अपने टीवी देखने के परिणाम की तुलना में DTR आने के बाद सामान्य गति से 2% अधिक विज्ञापन देख रहे हैं। प्रसारक श्रोता अनुबंध बोर्ड और लंदन व्यवसाय स्कूल द्वारा वास्तविक DTR व्यवहार के लिए अध्ययनों से स्काई व्यू के सबूत को बल मिला है। टीवी विभाजन के अन्य रूपों में खुद टीवी कार्यक्रमों में उत्पाद प्रतिस्थापन विज्ञापन शामिल हैं। उदाहरण के लिए एक्सट्रीम मेकओवर, होम एडिशन विशेष रूप से सीरियस, कैनमोर और होम डिपो के उत्पादों का इस्तेमाल करके इन कंपनियों का प्रचार करता है। नस करके स्प्रिट कप जैसे कुछ खेल कार्यक्रमों का प्रसारण प्रायोजकों के नाम पर किया जाता है। यकीनन रेस कारों, खेल स्थानों पर नामांकन रिले फील्ड के जमाने की वाणिज्य कंपनियों के नाम पर किया जाता है। नए माध्यमों जैसे स्ट्रीमिंग, ऑनलाइन वीडियो के माध्यम से वितरित किए जाने वाले टीवी कार्यक्रम की विज्ञापन से राजस्व उत्पन्न करने से पारस्परिक तरीकों से अलग अलग संभावनाएं पैदा करते हैं। अधिप्रचार उन समझ सूचनाओं को कहते हैं जो कोई व्यक्ति या संस्था किसी बड़े जन समुदाय की राय और व्यवहार को प्रभावित करने के लिए संचारित करती है। अधिप्रचार के बहुत सारे तरीके हैं। दुष्प्रभाव का उद्देश्य भी प्रभावित करता है। प्रोपेगेंडा का हिंदी में शाब्दिक अर्थ है प्रचार और अधिप्रचार अथवा मत प्रचार। प्रोपेगेंडा किसी विशेष उद्देश्य से या विशेष तौर से राजनीतिक उद्देश्य के तहत किसी विचार और नजरिए को फैलाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसकी बुनियाद आमतौर पर सत्य पर नहीं टिकी होती। प्रोपेगेंडा की शुरुआत युद्ध के दौरान दुश्मन की सेना का नैतिक रूप से पराजित करने के लिए एक अफवाह के रूप में थी। इसके बाद जिक्र होता है कि 1622 में 15वें पोप ग्रेगरी ने वेलिकन में पोस्टेड सुधारकों के खिलाफ प्रोपेगेंडा का काम संभाला था। प्रोपेगेंडा की छवि नकारात्मक समय में बनी। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार ने अपने राजनीतिक हितों के पत्र में व्यवस्थित रूप से प्रोपेगेंडा किया। लगातार इस दौरान चुनाव प्रचार की भी होने लगा। प्रारंभ में से राजनीतिक पार्टियों के चुनाव प्रचार के दौरान प्रत्याशी के हित में समर्थन खींचने के लिए इस्तेमाल होता था। तत्पश्चात इसकी उपयोगिता समझते हुए इसका विस्तार
विज्ञापन का अंग बना दिया गया। विज्ञापन के साथ जुड़ने पर प्रोपेगेंडा में सकारात्मक पक्ष भी लाया गया। वह भावनाओं को स्पर्श करने, एक सुखद एहसास के वाहक की भूमिका निभाने लगा। एक खास संदर्भ में रचनात्मक हो गया। प्रोपेगेंडा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर ऐतिहासिक रूप से सकारात्मक न होकर हमेशा के लिए नकारात्मक रहा है। इसके माध्यम से दी जाने वाली जानकारी प्राय एक तरफा और धार्मिक प्रकृति की होती थी। प्रोपेगेंडा का उपयोग राजनीतिक कारणों से किसी दृष्टिकोण विशेष पर बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया। आज प्रोपेगेंडा का फलक काफी व्यापक हो गया है और इसका उपयोग जानबूझकर किसी व्यक्ति, संस्था, राष्ट्र उत्पाद या किसी राजनीतिक पार्टी में नकारात्मक सूचना फैलाने के लिए किया जाने लगा। प्रोपेगेंडा का दूसरा पक्ष यह भी है कि एक विशेष प्रकार के संदेश के रूप में भी देखा जाता है। यह एक संदेश के रूप में, जैसे किसी विशेष संस्कृति, दर्शन, विचार और मत का भी किसी नारे आदि के माध्यम से बाजार और समाज में प्रचलित करने के लिए भी किया जाता है। युद्ध के दौरान झूठ को सच साबित करने के लिए प्रोपेगेंडा का उपयोग किया जाता था। अमेरिका इस प्रोपेगेंडा का सबसे बड़ा प्रयोक्ता माना जाता है। वह युद्ध के दौरान हमेशा ऐसी खबर फैलाता है कि मानवता की रक्षा और आतंकवाद से लड़ने के युद्ध कर रहा है, जबकि उसका मकसद कुछ और ही होता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण पिछले 2 दशकों में हुआ है। साथ साथ पत्रकारों की फौज को लेकर भी चल रहा है। ये पत्रकार अपनी खबरों को लाइव दिखाने के नाम पर ऐसी जानकारी का प्रसारण करते हैं जो सच नहीं है। ऐसी पत्रकारिता को जडित पत्रकारिता या एम्बेडिंग जर्नलिज्म कहा जाता है। इस तरह की पत्रकारिता में एक पक्ष की इच्छा के अनुसार रिपोर्टिंग की जाती है, सच को गायब कर दिया जाता है। कई बार इस पत्रकारिता का उपयोग राजनीतिक पार्टियां द्वारा अपने पक्ष के जनमत को बचाने के लिए किया जाता है। कुछ संचार शास्त्रियों की मान्यता है कि प्रोपेगेंडा का उद्भव जनसंचार माध्यमों के विकास के बाद हुआ। वे इसे संचार के हिस्से के रूप में देखकर मानते हैं कि जनमत को अपनी तरह आकर्षित करने के लिए किया जाने वाला संचार प्रोपेगेंडा एक प्रकार है। यहाँ संचार और प्रोपेगेंडे के संबंध पर गौर करना जरूरी है। 21वीं सदी के प्रारंभिक दौर में रेडियो के आविष्कार ने प्रोपेगेंडा एक विशेष उछाल दिया। कम से कम समय में एक व्यापक जनसमूह पर अपनी बात को पहुंचाया जा सकता है। रेडियो के विकास ने स्वयं प्रेरित कर और प्रायोजित सूचना को फैलाने का ही काम नहीं किया, उसने इस विज्ञापन का भी सूत्रपात किया, जिसके विकसित रूप आज विभिन्न रूपों और हमारे सामने आए। रेडियो के विकास के पहले इतने कम समय में एक व्यापक जनसमूह पर सीधे तौर पर अपनी बात पहुंचाना असंभव था। यह जरूरी था कि प्रिंट के माध्यम के द्वारा सीधे तौर पर सूचना और संप्रेषण किया जा सके। लेकिन समाचार को पाठक कम ही थे। पाठक बनने के साथ साथ साक्षरता भी नहीं थी, तो रेडियो के विज्ञापन एक नवीन संसार का अनावरण किया, जहां पढ़ने की योग्यता होनी जरूरी नहीं था। इससे विज्ञापन की पहुंच और प्रभाव का दायरा असीमित हो गया। विज्ञापन के साथ साथ राजनीतिक प्रोपेगेंडा का भी विस्तार पूरी तेजी से होने लगा। रेडियो के बाद प्रोपेगेंडा को टीवी आगमन के एक और नया उछाल दिया। टीवी ने रेडियो को अपस्पद को नहीं कर पाया, लेकिन रेडियो के मुकाबले इसकी विश्वसनीयता लोगों को ज्यादा प्रामाणिक नजर आई। बड़ी बड़ी कंपनियों ने जब अपने उत्पादों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया तो लोगों ने इस प्रचार में अपनी छवि देखनी शुरू कर दी। इसलिए विज्ञापन गुरु अलेख पद्मसी ने एक बार कहा था कि भारत के लोग जब किसी वस्तु के ग्राहक बनते हैं तो वह तर्क से कम और भावना से ज्यादा बनते हैं। उन्होंने लिरिल साबुन के विज्ञापन का उदाहरण देते हुए कहा था कि आपको क्या लगता है कि लड़की बिकनी बनकर झरने में नहाती है और नींबू की खुशबू आती है? खुशबू वाले एहसास का अनुभव कैसे हो सकता है? विज्ञापन प्रोपेगेंडा के माध्यम से उपभोक्ता के सामने एक नवी निर्मित हुई, जिसे उपभोक्ता अपनी छवि देखने लगते हैं। हाल ही में वर्षों में इंटरनेट, ईमेल आविष्कार में प्रोपेगेंडा का व्यावसायिक विस्तार हुआ है। मसलन वेब माध्यमों को वह ताकत और जो स्थायी मुद्दे को व्यावसायिक मुद्दा बना देता है। भौगोलिकता की सारी सीमाओं का वेब माध्यमों से उल्लंघन करके संपूर्ण दुनिया को एक छोटे से गांव में तब्दील कर दिया है। क्षण भर में लोकल के ग्लोबल हो जाने से लोगों ने इंटरनेट प्रणाली का जमकर लाभ उठाया है।
एक स्थायी गायक लोकल संगीत कैसे कुछ समय में ही इंटरनेट के माध्यम से सब में लोकप्रिय संगीत बन जाता है, इन सब का सशक्त उदाहरण है कोलावेरी डी नामक गीत। मार्केटिंग की भाषा में जिसे हम वायरल मार्केटिंग के नाम से जानते हैं, दरअसल ये मीडिया की भाषा में प्रोपेगेंडा ही है। एक तरफ से जो प्रोपेगेंडा का नकारात्मक बात सकारात्मक ढंग से पेश करने वाला माध्यम की तरह देखा जा सकता है, और दूसरी तरफ प्रोपेगेंडा प्रचार का एक ऐसा हुनर भी है जिसमें किसी विषय वस्तु को कुछ इस तरीके से पेश किया जाता है कि उसकी तरफ लोग आकर्षित हो जाएं। संबंधित विषय को एक ऐसी भाषा, लय और संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है कि आम उपभोक्ता अपनापन महसूस करके उस उत्पाद के साथ जुड़ जाते हैं। इसके लिए मीडिया के विभिन्न माध्यमों का सहारा लिया जाता है, जैसे टेलीविजन, रेडियो, बैनर, इंटरनेट, बिलबोर्ड, लीफ टेंट इत्यादि। भावनाओं को संपर्क स्पर्श देने की इस भूमिका में नकारात्मक पक्ष सिर्फ इतना ही है कि ऐसा प्रोपेगेंडा मनुष्य की तार्किकता का संहार करके उसकी जगह पर भावात्मक पक्ष को ज्यादा प्रभावी बना देता है। दुष्प्रचार के प्रमुख हथियार: अर्ध सत्य का प्रयोग, किसी विचार या सरल नारे का बार बार दोहराना, किसी विचार के पक्ष में समर्थन में बड़ी बड़ी हस्तियों का नाम बताना, अपील टू अथॉरिटी। ऐसा प्रचारित करना कि अधिकांश लोग ऐसा कर रहे हैं। सुंदर और प्रसिद्ध लोगों का उपयोग प्राय किसी उत्पाद के विज्ञापन के लिए किया जाता है। आम लोग गलती से सोचने लगते हैं कि यदि वे भी इस उत्पाद का उपयोग करेंगे तो सुंदर और प्रसिद्ध हो जाएंगे। ऐसा प्रचारित करना ही केवल दो ही विकल्प उपलब्ध हैं, एक यह है और दूसरे अपने विरोधी का। अति सरल सामान्यकरण, अति सरलीकरण, किसी व्यक्ति, पुस्तक या शास्त्र को गलत प्रसंग में उद्धृत करना, किसी बुरे आदमी के साथ किसी विरोधी का नाम लेना या जोड़ना, नेम कॉलिंग, बलि का बकरा बनाना, दोषी किसी तीसरे व्यक्ति का समूह डालकर बच निकलना, नारे, स्लोगन। विज्ञापन का मायाजाल: यह भी कहा जाता है कि विज्ञापन को सूचना देने का जरिया माना जाता है, पर यह अवधारणा काफी समय से पहले खंडित हो चुकी है। आज तो हालात ऐसे हैं कि विज्ञापन का कारोबार जो दिखता है वही बिकता है की तर्ज पर थल रहा है। मांग और आपूर्ति की अवधारणा को तोड़ते हुए मांग पैदा करने का जोर है। आज विज्ञापन का मूल उद्देश्य सूचना प्रदान करने की बजाय उत्पाद विशेष रूप से बाजार में तैयार बन रहा है। विज्ञापन का इतिहास भी काफी पुराना है। मौजूदा रूप से पहुंचने के लिए इतना लंबा सफर तय किया। वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो विज्ञापन की शुरुआत का साक्ष्य 550 ईसा पूर्व में ही मिलता था। भारत में भी इसका विस्तार स्तर अगर देखा जाए तो विज्ञापन की शुरुआत सदियों पहले हुई। यह बात है कि समय के साथ तौर तरीके बदलते गए। बहरहाल अगर ऐतिहासिक साक्ष्यों को खंगाला जाए तो पता चलेगा कि शुरुआती दौर में भी विज्ञापन मिस्र, यूनान और रोम में प्रचलित रहा है। मिस्र में विज्ञापन कार्य में पंपाइरस का प्रयोग किया जाता। उल्लेखनीय है कि पंपाइरस पेड़ के तने से एक खास तरह की वस्तु हुआ करती थी जिस पर कुछ लिखा जा सकता था। वहां यह संदेश अंकित करके उसका प्रयोग पोस्टर के रूप में किया जाता था। इसे दीवार पर चिपका दिया जाता था। वहीं प्राचीन यूनान और रोम में भी इसका प्रयोग खोया पाया विज्ञापनों के लिए किया जाता था। दीवारों और पत्रों पर प्रिंटिंग के जरिए उस दौर में विज्ञापन किए जाते थे। अगर प्रिंटिंग वाले को विज्ञापन के प्रेक्षण और माध्यम का मान बना लिया जाता था, और इसका इतिहास और भी पुराना है, ऐसा मिलता है। खैर, यह दौर की बात है कि अब नई नई तकनीकों को इजाद किया जा चुका है। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, विज्ञापन के पूरे प्रसिद्ध क्रांतिकारी में बदलाव किया। इस वजह से कई कार्यक्रमों में सुगमता तो आई, साथ साथ ही अनेक मोर्चे का काम भी ढंग में बदल गया। जाहिर है कि तकनीक के प्रभाव से विज्ञापन नहीं बच सकता। 15वीं और 16वीं शताब्दी के दौरान मुद्रण के क्षेत्र में व्यापक परिवर्तन हुआ। पेंटिंग मशीनों का प्रचलन हुआ। इस तरह विज्ञापन के लिए छपे हुए पर्चों का भी प्रयोग होने लगा। वर्तमान युग में विज्ञापनों के बिना किसी अखबार का चलना असंभव है, पर शुरुआत दौर में लंबे समय तक अखबारों के विज्ञापनों से दूरी अखबार में चलना असंभव सरीखा ही हो सकता है, पर शुरुआत के दौर में लंबे समय तक अखबारों की दूरी बनाए रखी। वैसे ऐसे जानकार ऐसे भी हैं मानते हैं कि लोगों की ये सोच नहीं कर पाते थे कि विज्ञापनों का जरिया अखबार ही बन सकता है। इस तर्क पर नकारा नहीं जा सकता। समाचार पत्रों में विज्ञापनों की शुरुआत 17वीं शताब्दी से हुई। शुरुआत में इंग्लैंड के साप्ताहिक समाचार पत्र से हुई। उस समय पुस्तकों और दवाओं
के विज्ञापन प्रकाशित हुए करते थे। 18वीं शताब्दी में काफी इसमें प्रगति हुई, अर्थव्यवस्था मजबूत हुई, विज्ञापनों को मजबूती मिली। इस दौर में विज्ञापनों का चलन हुआ, अभी-अभी लोकप्रिय है। इस तरह अमेरिका में भी हुई। वहाँ अखबारों की खबर लाने के बाद बीच-बीच में छोटे-छोटे स्थानों को की सूचना विज्ञापन का प्रयोग तौर तरीके बताया गया। आज विज्ञानों का महत्व इतना बढ़ गया है कि इसका अंदाज आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि कई अखबारों में विज्ञापन देने के बाद बची बची खबर लगाई जाती है। कहा जाता है कि खबरों का प्रयोग विज्ञापनों के लिए विरल के तौर पर किया जाता है। विज्ञापन की ताकत में साफ-साफ तौर पर काफी इजाफा हुआ है। विज्ञापन का इतिहास अहम मोड़ पर वर्गीकृत विज्ञापनों को किया जाता है। दुनिया की पहली विज्ञापन एजेंसी 1841 में बोस्टन में खुली। इसका नाम वॉल्नी पामर था। इसी एजेंसी ने अखबारों से विज्ञापन के एवज में कमीशन लेने की शुरुआत की। उस वक्त एजेंसी 25% कमीशन देती थी। मौजूदा तौर पर विज्ञापनों में महिलाओं के बढ़ते हुए प्रयोग में काफी चिंता जताई। आज महिलाओं के जरिए विज्ञापनों में काफी खुट लाना आम बात है। शायद ही कोई ऐसा विज्ञापन दिखाता है जो प्रदर्शन के रूप में नारी देह का प्रयोग नहीं किया गया हो। विज्ञापन निर्माताओं के लिए बात कोई खास मायने नहीं रखती कि विज्ञापित वस्तुएं महिलाओं के प्रयोग की हैं या नहीं। कई विज्ञापनों ऐसे भी होते हैं कि महिलाओं की कोई आवश्यकता नहीं है। बाजार में आधारित अर्थव्यवस्था पर भी असर है कि नारी की काया बिकने के लिए उत्पाद में परिवर्तित किया जाने लगा है। इसके सहारे पूंजी उगाने का भरसक प्रयास किया जा रहा है। वैसे 20वीं शताब्दी की शुरुआत से ही विज्ञापनों में औरतों का प्रयोग होने लगा है। उस वक्त विज्ञापन बनाने वालों के लिए तर्क दिया जाता था कि महिलाएं घर की खरीदारी में अहम भूमिका निभाती हैं, इसलिए हाथ से हम विज्ञापनों का प्रयोग किए जाने वाले फायदे का सौदा है। विज्ञापन के क्षेत्र में पहले पुरुष ही होते थे, किंतु बाद में इस काम में महिलाएं भी जुड़ने लगी। वस्तुतः नारी को सेक्सुलर रूप से पेश किया जाने वाला दुनिया का पहला विज्ञापन ही एक अमेरिकी महिला ने ही बनाया था। उसके बाद इस चलन का अद्भुत सफलता मिली। अब तो बगैर सेक्सी लड़की को दिखाए विज्ञापन पूरा ही नहीं हो सकता। ब्लेड से लेकर ट्रक के विज्ञापन में नारी की काया की माया का सहारा लिया जाता है। उस वक्त तो विज्ञापनों के लिए प्रिंट ही एकमात्र माध्यम था। इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के आने के बाद नारी को और ही विकृत रूप में दिखाने की होड़ लग गई है, स्थापित किया गया है। अब रेडियो स्टेशनों की संख्या भी बढ़ गई है। प्रायोजित कार्यक्रमों के जरिए उस वक्त विज्ञापन देने वालों के व्यवसाय संबंधी जानकारी की कार्यक्रम शुरुआत आखिर में दी जाती थी। उसके बाद रेडियो स्टेशन पर चलाने वाले अधिक पैसा कमाने का नया रास्ता था। पूरा कार्यक्रम प्रायोजित करने में एक कार्यक्रम में छोटे टाइम स्टाइल के लिए विज्ञापन ढूंढे जाते थे। यह प्रयोग काफी सफल रहा और आज भी सामान्य तौर पर विज्ञापन के इसी फॉर्मेट का उपयोग रेडियो पर होता है। इसी ट्रेंड को टेलीविजन ने भी अपनाया और सामान्य तौर पर विज्ञापनों ने इसी फॉर्मेट का प्रयोग रेडियो पर भी होता है। इसका प्रयोग व्यावसायिक हुआ। इंग्लैंड में इस बात को लेकर विवाद हुआ कि रेडियो को जनमाध्यम है, इसका प्रयोग व्यावसायिक हितों में नहीं होना चाहिए, पर इसके बाद भी रेडियो की ताकत की पहुंच बढ़ती गई, साथ ही विज्ञापनों के लिए सशक्त माध्यम बनता गया। 50 के दशक में टेलीविजन पर भी छोटे-छोटे टाइम स्टॉलों ने विज्ञापन चित्र दिखाया। टीवी की दुनिया में भी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि पूरा कार्यक्रम एक प्रायोजक को नहीं मिल रहा था। हालांकि बाद में टेलीविजन पर ही इस कार्यक्रम को ऐसे जिनका पूरा लिस्ट विज्ञापन एजेंसी वाले ही लिखते थे। विज्ञापन के क्षेत्र में 60 के दशक में व्यापक बदलाव हुआ, रचनात्मक जोर बढ़ने लगा। ऐसे विज्ञापन बनाए गए जो लोगों के लिए भरसक अपनी ओर आकर्षित करने लगे, लोगों को सोचने पर विवश करने लगे कि विज्ञापन उस दौर में बनाए गए। 60 के दशक में वॉक्सवैगन कार के विज्ञापन ने विज्ञापन की दुनिया में क्रांतिकारी बदलाव लाया। दरअसल उस दौर में अमेरिका के विज्ञापन इतिहास में रचनात्मक क्रांति का दौर कहा जाता है। विज्ञापन एजेंसी एड एजेंसी ऐसी सेवाओं का व्यापार है जिसमें अपने ग्राहकों के लिए विज्ञापन बनाना, उसको नियोजन करना, संभालना भी शामिल है। विज्ञापन एजेंसी ग्राहक को पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती है और ग्राहक के उत्पादों और सेवाओं को बेचने के लिए अलग अलग नजरिया प्रदान करती है। एक एजेंसी अपने ग्राहकों के लिए विपणन, ब्रांड बनाने और बिक्री से जुड़े हुए प्रचार के समय रणनीति को संभाल लेती है। विशिष्ट विज्ञापन एजेंसी के ग्राहकों को उद्योग जगत में निगम, लाभ निरपेक्ष संगठन, इतना बड़ा पार्ट आपको विज्ञापन में नहीं आता है। बस 10th क्लास में तो विज्ञापन कैसे लिखते हैं, विज्ञापन कैसे लिखा जाता है, इतना ही आता है। पर मैंने इसको विस्तार रूप से इसलिए बताया है कि आप समझ पाएं कि विज्ञापन का शुरुआत
कहाँ से हुआ, किस लेवल से हुआ, विज्ञापन क्यों लिखे जाते हैं, उससे हमें क्या-क्या लाभ होते हैं, क्या-क्या हानियाँ हो सकती हैं और कैसे लिखना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।